प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बालक जी, आज हम लोग केमिस्ट्री का सीरीज लाए हैं। लेक्चर नंबर 3 होगा ये। और चैप्टर आपका जो 2 चल रहा था, अम्ल क्षार, अम्ल क्षारक और लौण, या बोले तो अम्ल भस्म और लौण। सर, आज टाइटल आपने चेंज किया, क्षार नहीं बोलते हो, क्षारक बोल रहे हो। तो ये क्षार और क्षारक में डिफरेंस क्या होता है, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंस है, बेसिस और एल्कलीज में क्या अंतर है। इसको आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। और बहुत सारी बातें, बहुत लेक्चर डिटेल में जाने वाली है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है बच्चा जी कि आपको तुरंत पढ़ा के निकल जाए। एनसीईआरटी कवर्ड है पूरा, और उससे थोड़ा एडवांस है लेक्चर ये, इसीलिए थोड़ा आपको लेट मिल रहा है। मैं बोला हूँ थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन बस देखिए कितना मजा आएगा लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो प्यारे वाला जी, लेक्चर जो है आपका ये हो चुका था, हम पिछले लेक्चर सुनते गए थे। आपको लेक्चर नंबर 3 दिया गया, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलिए, कुछ हर बार की तरह प्रश्न से ही आपका क्वेश्चन शुरू करेंगे। कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आप आंसर कीजिएगा। तो शुरू करें? हाँ सर, शुरू किया जाए। चलिए ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ले लूँ आपके लिए पेज। क्योंकि स्क्रीन से उतना ही कुछ दिखे जितना आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। चले, एक सवाल है आपसे लिए यहाँ से। आज हम लेक्चर 3 शुरू करेंगे यहाँ से। और क्वेश्चन है आपके लिए बच्चा जी कि पहले तुम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे आज, और एक क्वेश्चन भी आपसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। ठीक है, आज का टॉपिक है, हेडिंग है। और यहाँ से यस और नो में आप आंसर कीजिएगा। प्रश्न आपका ये रहा कि क्या जल के बिना अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित कर सकता है? जल के बिना क्या अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित कर सकता है? ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी सोच लीजिए। मतलब आपके पास मैंने एसिड दिया है, उसमें हम विदाउट उसमें वाटर नहीं दे रहे हैं आपको, तो क्या वो अपना जो अम्ल का उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो गुण है, क्या उसको शो करेगा, उसको दर्शाएगा? ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो आपने आंसर जो भी सोचा होगा, अब चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहे हैं, और आपके आंसर क्या है और आपके आंसर क्या आ रहे थे। तो पीने वाले जी, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि विदाउट वाटर अपना जल अपना कोई भी अम्ल, अपना अम्लीय गुण नहीं दिखलाएगा, अपने एसिडिक नेचर को नहीं दर्शा सकता है। क्यों, ऐसा कारण क्या है? तो आपको देखिए, सिर्फ यहाँ पे चीज़ हम आंसर रटेंगे नहीं, उसके हम लोग ये भी जानेंगे कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है, या उसके रीजंस क्या है। देखिए, आपसे बताया गया कि आपने माना कि नहीं, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि अम्ल में जो उसके जो डिसोसिएशन होता है, पृथक्करण को वजह से हम लोग इंग्लिश में डिसोसिएशन बोलते हैं, मतलब अलग होना, टूट जाना। इसको टूटना भी कर सकते हैं। पृथक्करण मतलब होता है अलग होना, टूटना। ठीक है, तो साइंस में कभी आपको ज़्यादातर पृथक्करण ही वर्ड मिलेंगे, तो आप कन्फ्यूज मत होना। इसके लिए मैं आपके लिए एक और वर्ड बता रहा हूँ, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। टूट जाना, अलग हो जाना, अपघटन हो जाना। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में डिसोसिएशन बोलते हैं। तो आपके लिए बेटर होगा कि इसका हम इंग्लिश में लिख दें, कभी आप कन्फ्यूज मत होना। साइंस में बहुत सारे बच्चे आपको थोड़े थोड़े इंग्लिश में, देखो अच्छे बालों तो समझ गए हैं, लेकिन मैं उन बालों को बोलता हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती। बच्चों में कमजोरी नहीं है। हमारी सरकारें जो ऐसी हैं कि शुरू से ये नियम रखती हैं कि इंग्लिश की वैल्यूशन नहीं है, लेकिन प्यारे बालक जी, आपकी ज़िंदगी से खेल दिया जाता है। आगे वाली सारी क्लासेस आपकी ये इंग्लिश में हो जाया करती हैं। तो आपको तो इंग्लिश आनी चाहिए बचपन से, क्योंकि क्लास 10 में थे तो आपको भी 1 2 3 से ही आपको इंग्लिश की बुक दे रही है गवर्नमेंट। आप नहीं पढ़ते, थोड़ी सी आपकी मैं कमजोरी कहूँगा। अभी कोई बालक है जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं उसके लिए बेटर थॉट दे रहा हूँ। आपको वर्ड याद करने चाहिए, वर्ड याद कीजिए, बेसिक ट्रांसलेशन बनाइए, जूनियर बनाइए, ऐसे लगे रहिए। थोड़े थोड़े समय, 20 मिनट 30 मिनट हर दिन अपनी इंग्लिश को दे दीजिए कीजिए। कम से कम आप पढ़ना सीख लेंगे इंग्लिश में। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मैं हमारे अपने ऑफलाइन से भी मुलाकात होती है, और मैक्सिमम ये शिकायत देखा गया है। आप क्या कीजिएगा, डेली वर्ड याद कीजिए, डेली उसमें से ट्रांसलेशन बनाइए, ऐसा कुछ लगे रहिए इंग्लिश के साथ थोड़ा थोड़ा। आप अगर 1 2 महीने में इंग्लिश थोड़े से अच्छे जान जाते हैं, तो बस आपके काम आसान हो जाएंगे। उसके बाद टेंशन आपको नहीं लेना है, और इंग्लिश की भी लेक्चर अपने चैनल पर आएगा, आपको डरना नहीं है। चलिए, ऑफलाइन में शुरू कर दिया जाएगा। हमने कहा कि नहीं, नो 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 नो, क्योंकि अम्ल जो है विदाउट पानी अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिश, अब देखिए क्या है इसमें, अम्ल के पृथक्करण में जल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अम्ल के जो भी उसके
आयन है 4 से जो भी टूटेंगे अलग होंगे, उसमें जल की इम्पोर्टेंस है। क्यों? तो आपके लिए एक तो पहले डायग्राम आपको मुझे दिखाना पड़ेगा, वो डायग्राम आपको बना भी लेने हैं कि ताकि आपको अच्छे से नोट समझ में आ जाए। मेरे प्यारे वाला डरते नहीं हैं हर चीज़ मेहनत से कभी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। चलिए, नहीं तो मैं आपको स्लाइड से भी दिखा सकता हूँ नोट्स। आप यहाँ से भी कर सकते हैं नोट्स को। थोड़ी मैं जूम कर दूँ, ये डेक बनाना है आपको। सॉरी, आपको डायरेक्ट आगे 3 आपको तो मैं पहले दिखाऊंगा रोल इसके जो है पहले। चलिए, आपके एनसीटी में दिया है ऐसा क्यों, क्यों उसका डिसोसिएशन विदाउट वाटर नहीं होगा। लेकिन तो पहले आपको एक एनसीटी में दिया गया है एक्टिविटी, सब कुछ कवर करा दिए जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितने एनसीटी के ये है एक्टिविटी है सब पे काम किया जाएगा। चलिए, आपको बात हो रहा है यहाँ पर इस एक्टिविटी का। देखिए, तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें ABC 3 पार्ट है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। इससे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, सांद्र वाला शंक्वाकार फ्लास्क है। ठीक है, ये फ्लास्क यानी शीशा जो है ना, जैसे आपने कुल्फ़ी खाया होगा, कुल्फ़ी की टाइप का आपके पास क्या है कि जार है, फ्लास्क है। उसमें आपने क्या रखा है, H2SO4 सांद्र। सर सांद्र क्या है, तनु क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पूरे क्लियर किए जाएंगे। और आपके पास एक प्रश्नावली था, इसमें आपने क्या रखा था पहले से, सोडियम क्लोराइड। क्या है इसमें, सोडियम क्लोराइड अलग हो गए हैं। आपने डाला क्या इसमें, आप इसमें डाल रहे हो H2SO4 के ये देख रहे ड्रॉप्स, ये इधर में आके टूट रहे हैं सोडियम क्लोराइड में। तो आपको ये डायग्राम बनाना था, आपने डायग्राम समझ लिया। हाँ सर, अब इसके बारे में समझते हैं होता क्या है, क्यों हमने कहा कि विदाउट वाटर अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा। तो आज हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से शुरू किए थे लेक्चर्स को। ठीक है, और ये देखिए अब क्यों, अब उसके हम लोग डिटेल में जाएंगे। डायग्राम आपने बना लिया, आपने चित्र बना लिया। हाँ सर, अब देखिए समझिए उसको। अब इसमें क्या है वजह, जिसे मैंने कहा आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक, और उसमें आप क्या डाल रहे थे, सांद्र कौन से, देखिए लिखे ना CONC कॉन्सेंट्रेंट, इसका हिंदी सांद्र होता है। सांद्र आपने डाला है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बचे जी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 क्या होता है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सोडियम क्लोराइड आपने नाम सुना होगा, नमक का देखा होगा हमने, सोडियम साधारण नमक। ये किस फॉर्म में है, जलीय विलयन में। एक क्यों बोले तो एक्वस है, एक्वस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है। ठीक है, क्या होगा जल में, जैसे देखिए भैया इसमें क्या है भैया जी, आपने कहा जलीय, यह वाटर का जलीय विलयन है। अब इसमें क्या होगा, ये बदलेंगे आपस में NaHSO4। ठीक है, आपके दिया है इसमें, जब इसका क्रियाकलाप पूरा पढ़ोगे तो उसमें दिया है, ये किस में बदल जाएगा, NaHSO4। ध्यान से देखिए कैसे इसे डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, जैसे हाइड्रोजन है, इसको तो बिल्कुल सोडियम बहुत इरेक्टिव होता है, बहुत खतरनाक होता है सोडियम का। आपने पढ़ा था कान्हा कार मांगे अल्टोजन फेरारी का, पोटेशियम सोडियम बहुत होता है। हाइड्रोजन को हटाएगा तो Na, अब क्या हो जाएगा, इसमें से डबल H थे तो एक H रह जाएंगे, और HO4 एक को डिस्प्लेस कर देगा। और जो बाकी इसके हाइड्रोजन थे और इधर क्लोरीन, इधर के बना दिए अम्ल। क्या बना दिए, अम्ल। और ये किस फॉर्म में, गैस के रूप में। तो ये यहाँ तक आपके पार्ट्स हैं, ये रिएक्शन आपको यहाँ तक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अब देखिए ये ऐसा भी था, ऐसा ही बन सकता है। यहाँ लिखा हूँ कि NaHSO4 बना है, इधर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इस फॉर्म में बन जाए Na2SO4। ये आपके क्या थोड़े से मतलब एडवांस नॉलेज है आपके लिए, कोई लड़के नहीं यही प्रोडक्ट आएंगे ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है। क्लियर है। चलिए, तो आपने जो किया तो इसमें आपने क्या पाया, आपने जो लास्ट में पाया जी HCl, यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, गैस के रूप में है। तो यहाँ लिख दें, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड आपको तो गैस मिला। पार्ट 1 आपने देखा कि विदाउट अम्ल अपने विदाउट पानी में अपना नेचर क्यों नहीं दिखा सकते हैं, अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखा सकते, उसके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टेप बाई स्टेप पढ़ेंगे। ये पहला स्टेप था कि अपने जैसे सोडियम क्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, तो आपको एक रिएक्शन हुआ, वहाँ से आपको मिला हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl मिला। क्या मिला, ये आपको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। स्टेप 1 में आपको ये मिला। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में।
स्टेप नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। डायग्राम आपने बिल्कुल बना लिया था, हाँ सर अच्छी तरह से बना लिए थे। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। हमको तो हाइड्रोजन गैस मिल गया। चलिए अब स्टेप 2 में आते हैं बच्चे जी। तो पहले स्टेप 2 में आने के पहले फिर से अब देखेंगे क्या करना है उसमें आपको। देखिए स्टेप 2 में आपको ये डायग्राम बनाना है। एनसीईआरटी में दोनों साथ में दिया था ना बच्चे। अब देखिए क्या होगा, आपको तो HCl गैस मिल चुका है। अब क्या होगा बच्चे, इस मान लीजिए कि ये आपके पास एक फिर से परख नली है, यहाँ रबर का क्रॉक लगा है, इसमें से ये नली है जिससे मालूम चले क्या हो रहा है। और आपने यहाँ पर कोई लिटमस पेपर लिया, क्योंकि इसमें से क्या निकल रहा है, HCl गैस निकल रहा है। उसके बच्चे जी कलर बदलेंगे, उसके कलर बदलेंगे। यहाँ पर लिखा है भाई जी ड्राई ब्लू लिटमस, सूखा लिटमस पेपर लेना है। और HCl गैस नो चेंज इन कलर, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। आपने सिर्फ डायग्राम बनाने हैं, सिर्फ आपको डायग्राम बनाने हैं। और ये लिख देना, जो भी इसके प्रोडक्ट इंग्लिश में लिखे बिल्कुल अब लिख लो, सब टर्म आपको समझा दी जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ सर हमने लिख लिया। चलिए अब उसमें सारे टर्म आपको समझ में आ जाएंगे और टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए और अपने हिंदी मीडियम में जाएंगे तो आपको यहाँ से दिए गए हैं, देखिए उसको ड्राइव है ना वो आदर यहाँ से आप लिख सकते हो, जो इसी आपकी इच्छा हो। ये देख लो डायग्राम, ये भी है, ठीक है। क्लियर है बालक जी? हाँ सर। वो मेरे प्यारे बालक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चले अब स्टेप 2 के देखिए प्रोसेस क्या हुआ उसमें। जब परख नली के मुंह के पास आप क्या ले गए थे, गीला लिटमस पेपर लाया जाता है। पहले हम क्या लाते हैं, गीला लिटमस पेपर लाते हैं। तो जो गीला नीला पेपर होता है लाल रहता है, जो गीला लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है बच्चे जी, वो लाल हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ है, अब आपके जो पास नीला है, नीला से लाल हुआ। तो आपको ट्रिक सिखाया गया था, आपको ट्रिक हमने सिखा रखा था कि कैसे हम लोग कलर से कैसे पहचान लेंगे कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा हम लिखना चाहेंगे फिर से, ट्रिक के बच्चे को याद रहे, प्यारे बालक को याद रहे। चले देखिए, जैसे आपने कहा कि नीला से लाल हुआ, तो हमने उसके लिए ट्रिक सिखाया था आपको इंग्लिश में ABR। एसिड जो होगा ब्लू टू रेड कर देगा, ब्लू से क्या कर देगा बच्चे जी, ब्लू से डायरेक्ट एक बार रेड कर देगा। क्या कर देगा, रेड कर देगा, लाल कर देगा। तो ये अपना ट्रिक था ABR। इसको हमने हिंदी में कैसे याद रखे थे, अनीला, यानी जो अम्ल होंगे नीला से लाल कर देंगे, है कि नहीं। तो नीला से नीला लिटमस पेपर लाल हुआ है तो कैसे हम फिल कर रहे हैं, तो इसके हम बता रहे हैं कि भाई जरूर यहाँ एक एसिड होगा, जो एक एसिड की उपस्थिति है, जो इस स्थिति में HCl होगा। जो कौन सा गैस था, HCl गैस था, लेकिन उसका नेचर क्या रहा, अम्लीय। क्या आया, अम्लीय, क्योंकि उसने नीला से लाल किया, जो दर्शा रहा है कि ये अम्लीय है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चले, ठीक है। ओ बालक जी सॉरी। चलिए आपने ठीक है नोट कर लिया, अच्छे किए अपने। देखिए स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, सूखा नीला लिटमस पेपर के मुंह के पास आप लाने पर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। चलिए थोड़ा मिस, चलो आपने, लेकिन आपकी स्क्रीन पर सही दिख रहा था। मैंने स्टेप 2 छोड़कर स्टेप 3 ही समझा दिया आपको। पहले आपने स्टेप 2 समझा। देखिए यहाँ पर क्या था, आर्द्र लिटमस पेपर, ठीक है। और आपको इसके पहले ये तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। दूसरा स्टेप पहले समझते हैं। आप क्या ले गए, वहाँ पर सूखा लिटमस पेपर ले गए, परख नली के पास, वहाँ से गैस तो निकल रही थी, लेकिन गैस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओहो क्या दिक्कत हो गया सर कि परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब तक अम्ल में वाटर नहीं आएंगे उसके मतलब कोई चेंज नहीं आएंगे, वो अपने गुण दिखाएगा ही नहीं। आप सूखा लिटमस पेपर ले गए तो उसमें कोई मॉइस्चर नहीं था, उसमें नमी नहीं थी। दूसरा बार आप थोड़ा सा उसी को गीला करके ले गए, थोड़े से उसमें वाटर की मोलिक्यूल्स आ गए। अब देखिए क्या हो गया, बदल गया। तो आपने जो हेडिंग पढ़ा था आज आपने कि क्या जल के बिना अपना अम्लीयता दिखाएगा, जल अपने बिना विदाउट वाटर जो एसिड होंगे अपने एसिडिक नेचर दिखाएंगे, नहीं, नेवर, कभी नहीं। क्लियर? अपने डायग्राम से भी समझा, दो डायग्राम आपको चित्र बनवा दिया था मैं। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप वाला ये डायग्राम रहा था, ये क्लियर है। बहुत देखो इसमें अपना हाथ अच्छी से बनाना है, ट्यूब दिखा दीजिएगा कुछ इसके ऐसे पेपर में आपको डायग्राम बना के बिल्कुल नहीं आने हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए, क्योंकि डायग्राम से बच्चे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद रखना। चलिए अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी निष्कर्ष हमने निकाला उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब, कि क्या हम कहाँ तक पहुँचे, किस निष्कर्ष पे पहुँचे कि
विदाउट वाटर अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा या नहीं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हमने कहा कि आर्द्र जलवायु यानी ह्यूमिड क्लाइमेट के दौरान, जो आर्द्र जलवायु होता है उसके दौरान HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सबसे पहले निर्जल मतलब होता है कि जल को हटा देना, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यानी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजरा जाता है। तो नमी को अवशोषित करता है, जिसमें उसमें जितने मॉइस्चर होंगे उसको अवशोषित कर लेता है और गैस को शुष्क बना देता है। जो भी उसमें गैस था HCl उसको पूरा सूखा बना देता है, सूखा ड्राई। अब अपने बारे फिर तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, इसका काम है नमी को सोख लेना। जितने कुछ इसमें मोलिक्यूल्स में ये भी नमी होंगे, मॉइस्चर होंगे, उसको क्या करेगा, ये सोख लेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा पूरा। ठीक है, हम इस नमी पहुँचे, इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त था, इसका एक इम्पोर्टेंट बात थी, कंडीशन था इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब सूखा में वो अपना नेचर नहीं दिखा पा रहा है। तो ये कंडीशन था। अब उसका निष्कर्ष क्या, हमने क्या निष्कर्ष निकाला इतना पढ़ने के बावजूद? तो हमने पढ़ने के बाद जो भी हमने कंक्लूजन में पहुँचे, जो भी अपने पास निष्कर्ष आया, कंक्लूजन मतलब बच्चा जो होता है निष्कर्ष, जो हम निष्कर्ष निकाले हैं इसके दौरान उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो एसिड जो होता है अपना अम्लीय गुण जल की उपस्थिति में ही दर्शाते हैं। हमने ये तो कंफर्म स्टेटमेंट समझ लिया कि विदाउट वाटर एसिड अपना एसिडिक नेचर कभी दर्शाएगा नहीं। क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे करते हैं बात वजह जी। अब कहते हैं कि चर्चा कीजिए, डिस्कस करना है हमको वजह जी कि कहते जितने हमने चर्चा की, 3 केस में, जितने केस में स्थिति में चर्चा की थी, चर्चा की केस में HCl गैस में HCl जो गैस होती है वही जल में घुल जाती है और आयन में यानी आयन कौन सा बच्चे जी? आयन बोले तो यानी हाइड्रोजन आयन्स और क्लोराइड आयन में अलग अलग हो जाती है। ये तो उस पट का था, उस इस स्लाइड का था, अलग हो जाती है। देखिए अलग हो जाना बच्चे, इसको मैं बोला था कि वर्ड एक बोला था पृथक्करण, डिसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पर अलग टूट जाते हैं, आयन टूटते हैं, विदाउट वाटर नहीं। जैसे वाटर में घुलता है तो उसके आयन टूट जाते हैं हम लोग के। किस रूप में? देखिए बहुत आसान है, ईजी है। चलो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ थोड़ा। चलिए आ जाइए। मैं थोड़ा आपको स्क्रीन पर थोड़ा कम दिख रहा है तो अपना ये बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। अब दिख रहा होगा बराबर। चलिए कलर ले लेते हैं वाइट। चलिए आपने क्या पढ़ा, जैसे आपके पास HCl गैस है, ठीक है, किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। आपने इसमें वाटर लाया, क्योंकि अपने कहा वाटर में ये घुल जाते हैं, ठीक है, लिक्विड रिएक्शन तो होगा ही होगा जब साइंस है। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, टूटते हैं, आयन टूट जाते हैं, इसके हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे इसमें से। मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है और कलर दूसरा कर देता हूँ। ये रहे, हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटेगा और लेकिन इस आइकोस फॉर्म में होगा विदाउट। यहाँ ये क्यों नहीं लगेंगे सर, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, स्मॉल क्यू, ठीक। आइकोस में विदाउट नहीं होगा। फिर क्लोरीन भी इसमें टूटेगा, जो क्लोरीन है ये भी टूट जाएंगे। लेकिन ये तो अपने पढ़ा कि नॉन मेटल है तो ये माइनस में जाएगा, AQ। दोनों जलीय में है, ये दोनों को दोनों क्या बचे जी, जलीय में है ये, ठीक है, आइकोस में है। और ये जल के अणु से घिरे होते हैं, तभी ऐसा होता है, नहीं तो ये होता नहीं। क्या विदाउट ऐसे ही नहीं टूट सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि बिना, आपने यहाँ पर लिखा था गैस, ठीक है, आपने यहाँ क्या लिखा था गैस और यहाँ पर वाटर डाला तब टूटा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट ऐसे ही टूट जाए? जिसमें आपसे इससे कहना चाहता हूँ, चलिए जैसे मैं आपको बस कहा HCl ऐसा है, ठीक है, और HCl किस में फॉर्म है, गैस का फॉर्म है। तो क्या डायरेक्ट ऐसा हो सकता है क्या, इसके आयन टूट जाए ऑटोमेटिक, यहाँ प्लस में टूट जाए और क्लोरीन माइनस में टूट जाए? सोचो क्या हो सकता है, क्या संभव है, पॉसिबल है? तो तुम प्यारे वाला को बोलोगे नो सर, नो सर, और रेड झंडी, संभव नहीं है सर जी, संभव नहीं है, क्योंकि विदाउट वाटर इसके मॉलिक्यूल टूटेंगे ही नहीं, इसके आयन टूटेंगे ही नहीं। आपने यही तो निष्कर्ष निकाला था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक हम लोग बिल्कुल समझ गए, क्योंकि जिस पर हम लोग इतना देर से बात कर रहे हैं सिर्फ एक टॉपिक को लेकर, तो कितनी गहराई में हम लोग पढ़ते हैं बालक जी, बहुत प्रेम से, बहुत धीरे धीरे, ताकि मेरे वाले को रटना ना पड़े। आपको भी क्लास में बच्चे नोट्स बनाते हो, कहीं दूर से पढ़ रहे हो, सिर्फ शांत में बैठना, नोट्स बनाना, धीरे धीरे समझ के इसको नोट्स लिखते चलना। आपको, मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको इस लेक्चर में आने पड़ेंगे। एक बार नोट्स लिख दिया बस, उसको रिवीजन, कभी कभी नोट्स पलट देना, पढ़ लीजिएगा, एक बार NCERT मार देना है, हो गया खलास।
आपको मुझे नहीं लगता कि दोबारा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग इतने गहराई में जा रहे हैं। चलो, तो जो भी आपको पढ़ाया गया समझाया गया यहाँ पर बातें इंक्लूड है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। चलिए, अब हमने देखा कि बच्चे जी क्या होता है, अम्ल जो होते हैं बच्चे जी, जो एसिड होते हैं, एसिड्स होते हैं, जल में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इस कथन को किसने कहा था? अरेनियस ने कहा था। अरेनियस के अनुसार ने जल क्या होते हैं थी आयन में, अम्ल जो होते हैं जल में घुल कर क्या देते हैं? H+ देते हैं। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। अरेनियस के अनुसार जल में घुलकर आयन क्या देते हैं? जल में अम्ल घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। याद हो गया? हाँ सर। किसने कहा था? अरेनियस ने, एक वैज्ञानिक है। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक को अलग अलग मत है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। क्लास 10th में हमको अपने सिलेबस में ही पढ़ना है। कभी आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ थोड़ा और डिटेल में जाओगे। तो क्या सर कंपटीशन में सब बातें पढ़नी है क्या? अम्ल क्षार लवण रिएक्शन? हाँ बच्चा जी, मैं बोल रहा हूँ कि इससे बाहर आपको सिलेबस से कुछ पढ़ना है, थोड़ा एडवांस पढ़ना है, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपको इतना तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब आपसे जब भी कुछ बात होगा तो प्रश्न आंसर से बात होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं आपसे हम। यस और नो बताइएगा। क्या H+ आयन का स्वतंत्र अस्तित्व है? उसका जो आयन है हाइड्रोजन प्लस आयन का, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही नेचर में रह सकते हैं क्या? प्रकृति में स्वतंत्र? बिल्कुल, उनका अस्तित्व कोई है? सोचिए हाँ या ना। सोचने में पैसा नहीं लगता बालक जी। हाँ या ना सोचिए, और हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। आप बिल्कुल ऐसे बालक हो जो पूरा हर चीज़ को गहराई में पढ़ने जा रहे हो, कभी इसको रटने के पीछे नहीं जा रहे हो। और जो भी आपको आज पढ़ाया गया इसकी चलो हो गया। अपने एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करने हैं। क्लियर? चले, जो भी सोचे बालक जी अब आ जाइए। आपके जवाब आना चाहिए नहीं। अब क्यों सर? नहीं तो क्यों? आपने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन और उसका परमाणु संख्या एक होता है एक, तो बिल्कुल इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। अगर आपने कहा कि H+ आयन, तो बच्चे जी प्लस कब होगा? जब उसके पास एक ही आप मान लीजिए उसके पास एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो अपने पास जब तक इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेंगे, कोई चीज़ धनात्मक नहीं हो सकती है। देखो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट्स क्या करते हैं, कोई तत्व को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उस पर कौन चार्ज आता है? फिजिक्स में पढ़ा था हमने। फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हैं, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ तो आपको प्लस दिखाना है, तो आपने लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हटा देंगे, ठीक है। तो मानते हैं चलो एक का त्याग किया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब H+ कैसे होगा? इसके कोई, तो आपने कहा कि इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब इस पर हम बात करेंगे क्यों क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए H+ ठीक है, और मान लीजिए इसमें जल से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या देते हैं बच्चे जी? ये देते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको बच्चे जी हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अगर ऐसा लिखा रहे तो ठीक है, या सिर्फ लिखा रहे H+AQ या ये, तो अस्तित्व में है। ऐसा तो संभव नहीं है, एक किसी के पास इलेक्ट्रॉन हो त्याग दे, ऐसा संभव नहीं है। ये तो असंभव है ना। बिल्कुल आप जानते हैं कि त्याग किसका होता है? त्याग किसका होता है? जिसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, बाहरी कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। पहले तो 8 कष्टक भरने ही पड़ते, तो ये तो देगा नहीं। इस बिल्कुल इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसके इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि ऐसा H3+O, या इसको हम लोग बच्चे H3O+ को हम लोग बच्चे जी H+AQ लिखा रहा है तो समझ लीजिए। जी नहीं है बच्चे जी, मैं छोटा Q ऐसा ही लिख पाता हूँ। इसके लिए मैं बता रहा हूँ बच्चे लोगों को, आप Q कैसे लिखते हो थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे स्मॉल Q ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कभी जी ऐसा लग जाता है, थोड़ा आदत खराब है मेरा, ऐसा समझिएगा। ये रहा, कितना अच्छा लिख दिया अभी, और मौका पर सही नहीं लिख पाता हूँ। क्लियर है? नोट्स रेडी? हाँ सर, आगे चलें। चलो अब बात करते हैं हम लोग, जैसे आपने एक वर्ड देखा था तनु और सांद्र के बारे में। ये तनु और सांद्र क्या है? व्हाट इज डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड अम्ल। जैसे हमने कहा तनु और सांद्र क्या होता है, तो डाइल्यूशन और हम कंसनट्रेशन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए सांद्र और तनु क्या है, ये रिलेटिव है। आप ऐसे डेट नहीं कर सकते हो किसमें कोई पानी ज़्यादा है किसमें पानी कम है, ऐसा नहीं। वहाँ पर तुलना करना पड़ेगा, किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, तब बताएंगे उसकी अपेक्षा ये तनु है और ये इसकी अपेक्षा सांद्र है। समझ गए? इसीलिए एक वर्ड लिख दिया हूँ कि सांद्र और तनु जो होते हैं, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट जो वर्ड होते हैं, एक दूसरे से क्या है जी? रिलेटिव है, सापेक्षिक है, एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन सांद्र है कौन
डायग्राम यहाँ भी है, डायग्राम आपको हम पीडीएफ से भी दिखा देते हैं ताकि मेरे प्यारे वालों को बिल्कुल वो फीलिंग ना है कि बच्चे मेरे क्या पढ़ रहे हैं, पूरा बोरिंग वाला तो नहीं, बिल्कुल कलरफुल आएगा बच्चे जी आपके लिए। चलिए, तो उसके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए प्यारा खूबसूरत डायग्राम, देखिए कैसे हम पकड़ेंगे कि तनु है कोई शांत है कि, तो मतलब ये दूसरा तो नहीं ना वैसे, ये रहा, मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखा देता। ये देखिए ये वाला है आपका। यहाँ पर देखिए मोलिक्यूल्स जो हैं एसिड की ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है बच्चे जी, कम है। तो ज़्यादा है तो क्या हो गया बच्चे जी, इसको हम तनु बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। और कम है और पानी की मात्रा कम है और एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बच्चे जी, उसको बोलते हैं हम बच्चे कंसंट्रेशन, सांद्र। तो तनु को बच्चे हम भोजपुरी में से तनु मतलब पंचुछुट, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए। मतलब कोई चीज़ है, कोई लेयर, इसमें उसके मोलिक्यूल्स कम है, वाटर के मोलिक्यूल ज़्यादा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं भाई तनु। क्या बोलते हैं, तनु। यस, हम तो डाइल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हम इसको डाइल्यूट वर्ड यूज करते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो आपने डायग्राम बना लिया वहाँ से, तो यहाँ समझिए, यहाँ डायग्राम है, यहाँ देखिए क्या मोलिक्यूल्स अधिक है, अधिक जैसे पानी है इसमें, मान लीजिए जितने वाटर सेम थे इसमें वाटर सेम है, इसमें अधिक पानी मिलाया गया है, इसमें कम पानी मिलाया गया है, इसमें अधिक अम्ल मिलाया गया है, इसमें कम अम्ल मिलाया गया है, ठीक है, इस पानी में, दोनों वाटर में। तो इसमें क्या हो गया बच्चा जी, आप देख रहे हैं कि इसमें विलायक जो होते हैं बच्चे जी, ए में ये वाला जैसे ये कंडीशन ए है और ये कंडीशन आपका बी है, दो जार हैं आपके पास। तो आपने पढ़ा कि ये वाले जार में वाटर के जो, यानी वाटर बोले तो विलायक, जल क्या होता है बच्चे जी, सार्वत्रिक सॉल्वेंट होते हैं, विलायक होते हैं, की मात्रा जो है लेस देन, इसमें जो पानी की मात्रा है लेस देन इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। तो देखिए मैंने बोला सापेक्षिक होते हैं। तनु और सांद्र कब कह सकते हैं, दो चीज़ के अपने वहाँ पर डिस्कस किया तब। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि इसमें वाटर्स कम है, इसमें वाटर्स ज़्यादा है। तो आप भाई सर इसमें वाटर्स कम है, इसमें वाटर ज़्यादा है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि इसमें वाटर जो है कम है इसकी अपेक्षा। तो ये इसकी अपेक्षा में ये क्या हो जाएगा, इसमें वाटर कम है तो ये सांद्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे जी, ये तनु हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ कि तनु है, डाइल्यूट एसिड है और ये सांद्र अम्ल है, ठीक है, समझ गया ना। जिसमें वाटर ज़्यादा हो गए मोलिक्यूल्स तो क्या हो गया, तनु, जिसमें वाटर के मोलिक्यूल्स कम हो गए तो क्या हो गया, डाइल्यूट, सॉरी कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। हाँ सर, चलिए दूसरा देखिए, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें जो मोलिक्यूल्स हैं तो कम है तो आप कहते हैं कि ए में एसिड की मात्रा, अब देखिए अब किस में एसिड, मतलब पानी तो हमने देख लिया कि इसमें वाटर के मोलिक्यूल कम है तो ये सांद्र हो गया, इसमें वाटर के मोलिक्यूल ज़्यादा है तो तनु हो गया, पंचुछुर हम जिसको बोलते हैं। लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि ए वाले जार में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी ना कम है तो एसिड ज़्यादा है, इसमें एसिड की मात्रा क्या है, कम है, तो तनु अम्ल कौन है, सांद्र अम्ल कम है। तो जब तक दो आएगा ना पहचानोगे, इसमें अम्ल कम है, इसमें अम्ल ज़्यादा है, तो अम्ल ज़्यादा है तो सांद्र, इसमें अम्ल कम है तो तनु, काम खत्म। इसलिए पहले ही बोला गया था कि ये रिलेटिव है। क्या मैं प्यारे बालक को ये बातें समझा पा रहा हूँ? हाँ सर, चलिए, एक बहुत बेहतरीन टीचर का नोट्स है तो बिल्कुल आपको इस बात बहुत मस्त भरोसा करना चाहिए। इसमें जो बिले हैं, इसके बिले से बच्चे मैंने बिले दिखाया, इसमें बिले जो हैं ज़्यादा हैं, इसमें बिले कम है, बिले मतलब घुल जाने वाले, तो इसमें अम्ल या घुलेगा, जल में तो घुलाने वाला है। चलो क्लियर है सर। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। विच वन इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड। अच्छा, आपने तो पढ़ लिया, कौन, हम पानी मिला देंगे ना भाई, पानी में मिला देंगे, जिससे पानी कम होगा तो सांद्र, जिसमें पानी ज़्यादा होगा वो तनु कहलाएगा। तो कैसे मिलाएं पानी, उसके अम्ल को पतला करने के लिए, तनुकृत करने के लिए सही तरीका क्या है, कैसे उसको हम लोग पतला करेंगे, कैसे उसमें हम लोग पानी मिलाएंगे, क्या अम्ल में पानी डालेंगे, पानी में डालेंगे, सोचिए तो क्या करें। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दूसरा डायग्राम आप बना सकते हैं प्यारे वाला, खूबसूरत। अभी बहुत मेहनती हो, हाँ मैं ये नहीं बोलता पूरा बेहतरीन बना देना बहुत सारे, लेकिन बनाना। चले ये देखिए, आपसे तरीका पूछा जा रहा है, कौन तरीका सही है। जैसे आप इसमें वाटर है, इसमें एसिड है, आप वाटर में एक बार एसिड डाल रहे हो, एसिड टू वाटर, एसिड में पानी, वाटर डाल रहे हो एसिड में, ये तरीका सही है। कि आप डाल रहे हो
पहले से एसिड है उसमें पानी डाल रहे हो, कौन तरीका सही है? पानी में एसिड को डालना या एसिड में पानी को डालना, कौन तरीका सही? जल्दी सोचिए प्यारे बालक। चलो बालक ने सोच लिया होगा। तो जिन बच्चों ने सोचा होगा पहला कंडीशन सही है, बिल्कुल सही थे आप। देखिए ये वाला तरीका सही है। इसमें क्या था, अपने पानी में एसिड डाल रहे थे आप, पानी में वाटर में आप एसिड डाल रहे थे। इसमें क्या था, पानी को आप एसिड में डाल रहे थे। ये तो भाई अम्ल में आप पानी को डाल रहे थे अम्ल में। इसमें पहले से मान लीजिए अम्ल था, इसमें पहले से मान लीजिए क्या था, वाटर था। कि समझ गया आप? डायग्राम वहाँ देखा था? हाँ सर। अब तरीका ये वाला सही है तो क्यों सही है, इसमें बात करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। ऐसा बुक में नहीं दिया है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अच्छे से कैसे। और तनुकरण का डेफिनेशन आपको लिखवा दिए जाएंगे, टेंशन मत करना। अगर देखो बच्चे मैं समय बचाना तो मैं सिर्फ ऐसा करता, मैं लिखवा देता तनुकरण किसे कहते हैं, आपसे ये लिखवा देता कि जल में, ये तो डिफिनेशन है, मस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो फीलिंग कहाँ से है बच्चे में, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। देखिए हम ऐसा लिखवा के चले जाते हैं डायरेक्ट कि जल में अम्ल, एसिड या बेसिस मिलने पर आयन की सांद्रता जो होती है, आयन कौन से बचे जल में, कैसे अम्ल में कैसे आयन होते हैं, या तो H3+ बोलो, हाइड्रोनियम बोलो, या OH क्षार में आता है। हम अम्ल क्षार दोनों की बात कर रहे हैं, अम्ल में ये आता है, क्षार में आता है। इनकी प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। आयन में देखो, आयन की सांद्रता में कमी आती है, प्रति इकाई आयतन में कमी आती है बच्चे जी, जिसे हम लोग तनुकरण कहते हैं, जिसे हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। और एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते हैं, इससे वो पतले हो जाते हैं। बस काम हो गया, सर ने आंसर लिखवा दिया, बहुत खुश, बच्चे खुश, याद कर लेंगे। लेकिन आगे क्या होगा बच्चे, फ्यूचर आपका कहाँ जाने वाला है? जब इतने हम मेहनत कर रहे हैं, टीम मेहनत कर रही है, बहुत सारे टीचर्स का प्यार है, बहुत टीचर्स में लगे हैं आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा अपने लिए क्या करना है, सिर्फ मस्त नोट्स बनाइए, पढ़िए, बैठ के मज़ा आ जाएगा, एक दो बार रिविज़न कर लीजिए, हो गया, आपकी लाइफ सेट है। आपकी लाइफ सेट करने के लिए कितने लोग लगे हैं, आपके माता पिता, आपके टीचर्स। तो आपको बस अपने लिए सोच लेना एक बार। चलिए अब आते हैं बच्चे, क्या होता है जब अम्ल में जल मिलाया जाता है? व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इन इज एडेड टू एसिड? क्या होता है अगर हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो क्या होता है? यही तरीका सही है ना, अम्ल में जल मिला दे? गलत है ना? हाँ सर गलत है। तो गलत है तो क्यों गलत है? चलो गलत है तो क्यों? देखिए जैसे मैंने कहा, इसमें पानी था, आपने इसमें एसिड, पहले से इसमें एसिड था, आप उसमें से पानी डालें, इसमें ऑलरेडी क्या है भाई, अम्ल था। आप वो सर कलरफुल दिखा दें, कलरफुल दिखा दें। चलो एक बार तो कलरफुल पहले आपको समझाई देते हैं। देखिए घटना क्या घटेगी, चलिए आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एसिड है, आपने इसमें वाटर डाला, तो ये वाटर के पार्टिकल है। अच्छा, वाटर के पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर, एसिड। अम्ल का जो घनत्व होता है पार्टिकल का, एसिड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इनका जब डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें डालोगे तो ये अपने जगह तो छेकेगा भाई, इसका तो डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी कम होता है, तो इसका घनत्व कम होता है, तो ये बच्चा जी उछलेगा, यहाँ से फैलेगा, तुरंत बिखरेगा यहाँ से। ठीक है, तो सिर्फ आपको डायग्राम दिखाना था, डायग्राम दिखा दिया हूँ। अब तो डायग्राम देख लिया, अब चलिए उसको पढ़ते हैं ना अपने भाषा में, क्या टेंशन है। आपने वाटर का पार्टिकल डाला, आपने पढ़ा पहले कि भाई कि वाटर का जो घनत्व होता है, अम्ल का जो घनत्व होता है वाटर के अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो समस्या क्या होगा इसमें? हम पानी में अगर एसिड में पानी डालते हैं, समस्या क्या रही है, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम नंबर एक ऐसा है कि जैसे जल इसमें डालेंगे तो जल क्या होगा, बड़े पृथक्करण। पृथक्करण बोले तो बच्चे जी मैं बोला था डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन मतलब जल का टूट जाना, फैल जाना, वहाँ से टूटना, बिखर जाना, पृथक्करण हो जाना, हटना। जैसे हटेगा तो क्या होगा बच्चे जी, यहाँ पर एक अभिक्रिया होगी एक्सोथर्मिक, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी तो उसमें के वाटर जो होंगे बच्चे जी भाप बनेंगे, और भाप बने तो बच्चे क्या है, गर्म है। और भाप में क्या है बच्चे, उसमें क्या आ जाएंगे, एसिड के साथ लेके जाएंगे। इसमें जो पार्टिकल आया टूटेगा, और टूटेगा तो वाष्प बनेगा, भाप बनेगा तो भाप के साथ में इसमें से एसिड भी लेके जाएगा। और एसिड तो समझते हैं बच्चे त्वचा के लिए क्या करता है, जो अम्ल के साथ उसका भाप जाते हैं और ये ड्रॉपलेट इसके फूट जाते हैं, पूरा फूट जाएंगे, आवाज़ करेगा। और चेहरे पर आ गया फूट के, ये अम्ल के साथ लेकर फूट जाते हैं, फटते हैं। और मानव की त्वचा पर या हमारे शरीर पर कहीं पर चले गए फूट के डायरेक्ट, तो हमारे जल सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको एसिड में पानी नहीं डालने हैं।
आप उसको तनुकरण कीजिएगा, लेकिन कब? आप पानी पहले से रखो, उसमें एसिड डालो, पहले अपने वाटर में गिलास में पानी ले लो, उसमें एसिड डालो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? साइंस पढ़ने के फायदे आए समय। हाँ सर। अब समस्या नंबर 2 क्या है? समस्या नंबर 2 ये है, चलो मानता हूँ कि नहीं, त्वचा पर आपके नहीं पड़ा, आप बच गए, किस्मत वाले थे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 ये हो सकता है कि अतिरिक्त स्थानीय हीटिंग बीकर हो सकता है, तो बीकर ही फट सकता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ये वाटर है तो इसकी पार्टिकल की डेंसिटी क्या है? कम है। तो ये क्या होगा, यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर आगे साइड में आ गया, इसके यहाँ के पार्टिकल्स, यहाँ के थी बीकर्स जो होंगे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे, बहुत गर्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें छपी हुई क्रिया है, और यहाँ से टूट भी सकता है, बीकर पूरा फट भी सकता है। समस्या तो ये भी है। चलो हो गया। हाँ सर। चलो, तो सही तरीका क्या था? सही तरीका था कि भाई हमें तो अच्छे बच्चे हैं, हमें पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, पानी पहले से, तब ऐसे डालिए। ओहो, कितना अच्छा तरीका है। अब चलिए फिर से, अब तो समझ नहीं आएगा, अब समझने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने नहीं के कारण समझ लिया, तो हाँ वैसे समझ में आ गया। वही पहला, अम्ल की बूंद की पानी के अंदर जाएगी, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एसिड क्या है? आप पढ़ते हैं ज़्यादा है, तो जो भी ड्रॉपलेट अब क्या है, अब उल्टा हो गया ना, पानी का घनत्व कम है, आप अम्ल डाल रहे हो, अम्ल का डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका घनत्व ज़्यादा है, तो भारी होगा, और ये जरूर इसको विस्थापित करेगा, पानी को अंदर तक जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, और अम्ल का पृथक्करण होगा। अब अम्ल इसमें से टूटेगा बच्चे जी, तो आपने तो पढ़ा था अम्ल टूटेगा, तो अम्ल किस में टूटता है उसकी बात करेंगे हम। तो अम्ल टूटेगा तो यहाँ भी होगा एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और उसमें अब टूटेगा तो क्या होगा बच्चे, मान लीजिए इसमें उष्मा आएगी, तो उसमें तो इसका सारी जगह फैल जाएगी, इसका हीट यहाँ भी आ जाएगा, चारों तरफ हीट आ जाएगा इसके, उष्मा जल में फैल जाएगी, यहाँ पर पूरा फैल जाएगा, डिस्पर्ज हो जाएगा। वहाँ तो नहीं फैल रहा था ना, कि वो डेंसिटी ज़्यादा था इसका, वाटर का, एसिड का, और वाटर का डेंसिटी कम होता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अम्ल को पानी में डालने के बाद किसी डंडी से हिलाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें एसिड डाल के छोड़ दिया, आप उसको ऐसे घोलते रहो, इसको आप हिलाते रहो, डंडा कोई लकड़ी से कुछ भी रखो, उसमें हिलाते रहो। ये अच्छा तरीका है तनुकरण करने का। क्या मेरे प्यारे बालक समझ गए? हाँ सर। क्या करोगे? हिलाते रहोगे ना उसको? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे बालक, सुंदर बालक हो तुम। चलो ये ले लो जी बच्चा जी। इस तरह अम्ल का तनुकरण सुरक्षित रूप से होता है। अब सर लिखवा दीजिए ना, तनुकरण किसे कहते हैं। चलिए अब ये आपको लिखना है कि तनुकरण क्या है, या तनुकरण किसे कहते हैं। लिख लिया आपने क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से लिखवाने वाला हो तो आप तो बिल्कुल समझ गए सर, ये काम चोरी किए हैं बच्चे जी। कभी कभी हम एनसीईआरटी को भाई तो महत्व देंगे ना। चलो क्वेश्चन हो गया, तो उसका आंसर तो बिल्कुल पहले ही से आपको बता दिया गया था। ये रहा आंसर, यहाँ से लिख दीजिए, तनुकरण किसे कहते हैं। क्लियर? लिख लिया बच्चे ने? हाँ सर। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो कमी आती है, प्रति इकाई आयतन में जो कमी आती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा जी? तनुकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। और इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अम्ल और क्षारक को तनुकृत डाइल्यूट कर सकते हैं, डाइल्यूशन कर सकते हैं। बहुत प्यारे बालक, खूबसूरत हो तुम। एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो गया, कोई टेंशन नहीं, अच्छे बालक है मेरे, निपटेंगे इसे। कहते कि आपको 4 हाइड्रोजन युक्त यौगिक, यानी आपको 4 हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे ग्लूकोज, इसमें हाइड्रोजन है, एल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बिलियन दिए गए हैं, एक्वस सॉल्यूशन दिए गए हैं, दिए जाते हैं। दिए गए बिलियन में कौन बिलियन विद्युत परिपथ से कनेक्ट करने पर बल्ब जलाएगा? आपको देखो ग्लूकोज दिया गया है, सबको पानी घोर के दिया गया है, अब उसमें आप चाहते हो कि बल्ब जलाना है, तो कौन बल्ब जला सकता है? कौन सा घोल? समझते हैं, आओ समय बचाने के लिए। तो देखिए ग्लूकोज और एल्कोहल में बल्ब नहीं जलेगा। सर क्यों 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 सर, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें आयन का पृथक्करण नहीं होता, इसमें आयन का डिसोसिएशन नहीं होता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आयन का पृथक्करण हो जाता है। कैसे होता है सर? देखिए रिएक्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही ये वाटर में जाएंगे तो टूटेंगे इसमें। देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन H+ देगा, एक्वस क्यू है, और SO4 2 माइनस आयन देगा। तो यहाँ पर देखिए आयन में टूट गया, 2 आयनों में टूट गया, ठीक है। और आयन क्या होते हैं बच्चे जी? आयन विद्युत का संचालन करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन जो होते हैं बच्चे जी, आयन विद्युत का संचालन करते हैं। जब भी आयन होगा तो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करेगा ही करेगा। चलो नोट, प्रत्येक हाइड्रोजन युक्त यौगिक में अम्ल नहीं होते हैं। ये क्या हो गया?
आपने ये भी तो सीखा ना भाई, हाइड्रोजन तो एल्कोहल में था, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन। ऐसा कैसे आप बोलते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ नहीं रहे। और मेरे प्यारे बालक थोड़ा फार्मूला याद करो ना, फार्मूला तो याद कर लो, फार्मूला तो याद कर लो। ग्लूकोज क्या याद किया था अपने, 6 × 6। हाँ सर। तो इसमें देखो आपने, इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, लेकिन इसमें बिजली नहीं चलती। इसमें आप चाहोगे कि इसके गोल में बिजली हम दोहरा दें, कोई बल्ब जला लें, तो नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें आयन देता ही नहीं है। क्लियर है। तो नोट कैसा ना, आपने पढ़ा कि प्रत्येक हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं देता। अब एक प्यारा क्वेश्चन करेंगे, जो बालक बना देगा समझो कि अच्छा बालक है। चलो देखें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कौन सी घटना जो होती है, कौन सी जो फिनोमेना है, जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है। जब जल में थोड़ी ऐसे कौन सी घटना घटेगी जब हम पानी को थोड़ी मात्रा में अम्ल में डालेंगे। ऐसे अम्ल पहले से उसको थोड़ी मात्रा में डालेंगे। सर अभी तो हम देखे थे। जल्दी करो, ऑप्शन कौन सही होगा? आयनीकरण होगा, या उदासीनीकरण होगा, तनुकरण होगा, या सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यह पढ़ के आए हो, कर लिए प्यारे वाला। चलो, तो जिन बच्चे ने पढ़ा था अभी कि सर उसमें तो आयनीकरण होता है, क्योंकि अपने आयन टूटते हैं, जिससे आप अम्ल में पानी डालते हो तो। और पानी डालने से बच्चे, ये एक चीज़ तो और हो रही थी ना, तनुकरण। आपने अभी तो डिफिनीसन पढ़ा कि अम्ल में या क्षारक में जब हम पानी मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, तो उसकी सांद्रता में, उसके आयन की सांद्रता में पड़ते ही कहीं आयतन में कमी आती है। बस सर क्या आप पढ़ाते हो सर? अरे हम नहीं पढ़ाते, क्या पढ़ते हैं ऐसा कहो। इसके लिए आपको तो बेहतर समझा पा रहे हैं। पढ़ते हैं बालक जी, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ताकि मेरे सुंदर सुंदर प्यारे भाई लोग को, मेरे जो छोटे छोटे भाई हैं, बहुत छोटे भाई हो तुम लोग, बहुत छोटे प्यारे बालक हो। भले तुम हाइट्स में हमसे बड़े हो सकते हो, बड़े दिखने में हमसे बड़े लग जाओगे शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, लेकिन बच्ची थोड़े उम्र के हिसाब से और ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत तुम छोटे बालक लगते हो हमारे लिए। मुझे बचपन आपका याद आता है कि आपकी क्लास में मैं था तो मैं कितना डर के पढ़ रहा था, बहुत रटना पड़ता था, लेकिन मैं उसको दूर किया हूँ। पूरा कोशिश किया गया कि बच्चे को न हम लोग ने रटा था, हम लोग का एजुकेशन प्लेटफॉर्म थोड़ा ऐसा घटिया चल रहा था। आज आप लोग के पास ऐसा अवसर मिला है कि मेरे प्यारे बालक अब बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। थोड़े से आपको, लेकिन आपके समाज ख़राब है, आपकी जो माहौल है पढ़ने वाला नहीं है। आपको हर समय गाने बजते हैं, ख़राब गीतें बजती हैं, ये सब होता है। और इंटरनेट्स में गलत गलत चीज़ें आ गई हैं, यूट्यूब पर, हर चीज़ पर, तो बच्चे को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। आपको हर चीज़ गलत चीज़ आपकी ज़्यादा है, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं जल्दी। और अच्छी चीज़ तो आप जानते हैं बच्चे जी कि बहुत समय लगता है। आप किसी का लेक्चर देखने जाते हो, कोई भी टीचर हो, उसके समय आपको समय लगता है उसके नोट्स बनाने में, लेकिन आप एक बार बैठे बैठे शॉर्ट देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो गलत, तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो बच्चे जी आपको तो इंटरेस्ट नहीं लेना, आपको इंटरेस्ट लेना है माँ सरस्वती में, क्योंकि आपके जीवन का यही सब कुछ बदलेंगे। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम क्षारकों के भौतिक गुण पढ़ेंगे। बेस मतलब क्षारक, क्षारक हम क्या बोल रहे हैं बच्चे जी? भस्म। क्या बोल रहे हैं? भस्म। चलो अब हम भस्म के पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। चलो, अम्ल तो स्वाद में खट्टे थे, तो ये तो स्वाद में कड़वे हो जाएंगे। और इनकी तो अपने पढ़ा था कि इनकी जो बनावट होती है साबुन जैसी होती है, स्लिपरी होती है, फिसलता है, छीलता है। कभी आप खाने वाला सोडा घर में जाकर किचन में छू के देखना, ऐसे करके, बहुत स्लिपरी होगा, स्लिपरी, फिसलन करेगा। क्लियर। चलो दूसरा, क्षारक प्रकृति के होते हैं, क्रूसिव नेचर के होते हैं, क्रूजिव नेचर के होते हैं। क्रूजिव बोले तो बच्चा जी यहाँ ऐसे लिखा है मेरे प्यारे बालक, ऐसे लिखा है। क्रूजिव नेचर के होते हैं, अच्छा मतलब खतरनाक होते हैं। कुछ क्षारक जैसे NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड त्वचा पर जलन पैदा करते हैं, इसको जलन, स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी क्षारीय पदार्थ को न छुएं। कोई भी क्षारकीय पदार्थ है तो उसको न छुएं। कोई भी बेसिस एलिमेंट कंपाउंड पदार्थ है उसको आप न छुएं, सब्सटेंस को न छुएं, नहीं तो आपकी त्वचा जल सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छी, एकदम बिल्कुल आसान है। अब तीसरे के गुण याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक क्या क्या करता है बच्चे? कंडक्शन करते हैं, विद्युत का संचालन ये भी करते हैं अम्ल की तरह। हाँ सर, क्योंकि इसमें भी आयन टूटते होंगे। अपने पर जब जब आयन आएगा तब तब इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा। चलो, अम्ल की तरह क्षारक भी विद्युत का संचालन करते हैं। क्षारक बोले तो बच्चे जी मैं बेसिस की बात कर रहा हूँ। सर क्षार में इसमें क्या अंतर है? अंतर है, थोड़ा सा अंतर है बच्चे, जिसमें हम बात करेंगे।
जबकि और उनके जलीय विलयन में जबकि जलीय विलयन में हो तो इसमें क्या होता है, जैसे वो जलीय विलयन में होते हैं तो उनके आयन टूट जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं बच्चा जी, जिसमें विद्युत का संचालन होता है। जब जब आयन मिलेगा, आयन टूटेंगे तो आयन क्या करते हैं बच्चा जी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते हैं। ये तो आपको एकदम टिप पे होना चाहिए बातें। चलो अब बात करते हैं बच्चा जी हम लोग। बच्चा जी इतना आप इस लेक्चर में पढ़ रहे हो ना, उतना यूट्यूब वाले आपको 10 दिन लगा देंगे पढ़ाने में, 6-7 लेक्चर खींच लेंगे। जितना कंटेंट आपको दिया हूँ, पहले तो ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं तो लिख के दे रहा हूँ ना कि यूट्यूब पर जाके देख लें, किसी भी चैनल पर आपको ये कंटेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा जिस भाषा में आपको दिया गया है। और ये सुनील सर का लेक्चर है तो बिल्कुल उनके भी तो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, CBSE बोर्ड के लिए आते हैं, तो इतने अच्छे करके आपको उनका ही नोट्स है। मैं उनके आधार पर हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी बहुत सारे लेक्चर देखता हूँ सर लोग का, पढ़ाने का तरीका देखता हूँ कि क्या हम लोग का ज़माना कैसा था, आज की पढ़ाई कैसी है। तो लगभग बच्चे जी मैं देख पा रहा हूँ कि 80-90% आज भी जो परंपरा हमारी थी, परंपरा कि भारतीय वन पढ़िए, उसके जो भी उसमें आंसर दिए होते हैं लिखवा दीजिए, बच्चे को समझा दीजिए, उसको रटवाइए, फील नहीं दिलवाइए। जबकि साइंस फील का चीज़ होता है, जब तक फील नहीं करोगे आएगा समझ में नहीं। मैं आपको यहाँ तो आपको फील के साथ पढ़ाया जाएगा। चलो अब क्या बात करते हैं हम बच्चे जी, जल में घुलनशील क्षारक या भस्म क्या होते हैं। चलिए तो अरेनियस के अनुसार, एक वैज्ञानिक है अरेनियस, इनके अनुसार क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं यानी सोल्यूबल इन वाटर, वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन ION हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। सर अम्ल क्या दे रहे थे, OH आयन या हाइड्रोनियम आयन दे रहे थे, ऐसे दे रहे थे ना H3O, ठीक, या दे रहे थे अम्ल क्या दे रहे थे, या H+ दे रहे थे, ठीक, यही आयन दे रहे थे AQ में, AQ के फॉर्म में। ये क्या दे रहे हैं बच्चे जी, ये OH- दे रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, OH- क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। याद रहेगा, अम्ल कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। बिल्कुल याद रखेंगे मेरे प्यारे वालों, प्रदान करते हैं। और जो आयन मिलता है ना बच्चे, जल में घुल जाते हैं, जो भी क्षारक, जो भी बेसिस वाटर में सोल्यूबल हो तो घुल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे जी, क्षार बोलते हैं। अब क्षारक और क्षारक मतलब बुझा गया, क्षारक जो भी होगा, जो भी भस्म होगा, जल में घुल गया और ये आयन दे रहा है, जल में घुलने के बाद जो आयन दे रहा है उसको हम बोलते हैं क्षार, अम्ल क्षार। आया समझ में, जल में घुलेगा वही, जो जल में नहीं घुलेगा उसको हम लोग क्षारक बोलेंगे। सर क्लियर है सर। चलिए जैसे मैं आपको दिखाया कैसे जल में घुलेंगे, जैसे अपन लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, थोड़ी ये डिक्शन आपको धुंधला दिख रहा है क्या यहाँ पर। अच्छा इसको एल्किलीज पढ़ते हैं, क्षार का स्पेलिंग क्या होता है, एल्किली होता है, एल्कली, अनारकली नहीं बोलना है, एल्किली बोलना है। अब देखिए बालक, मैं इस रिएक्शन को थोड़ा आपको ये समझा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, दिख तो रही है NaOH, और जल में जैसे सोल्यूबल हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, जल में घुल गया होगा तो कैसे घुला, तो आयन देगा सोडियम 1+ आयन AQ के फॉर्म में, आइकोस फॉर्म में, और OH- देगा, कितना -1, इधर भी 1 है, ये इनकी आयन दिखा रहे हैं कि इसमें एक आयन है, इसमें भी एक आयन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, AQ। फिर से बच्चे को बता दूँ, ये मैं AQ लिख रहा हूँ। तो इसके बाद एक पॉइंट आपको याद, आप देखिए पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हम समझेंगे यहाँ पर, कि जल में विले क्षार भस्म क्षार कहलाते हैं। ये सर क्या मज़ा आ गया, आज हमको पहली बार बुझा गया कि क्षारक, यहाँ क्षारक लेता हूँ, जल में विलय क्षारक जो होते हैं बच्चा जी, जल में विलय क्षारक जो होते हैं क्षार कहलाते हैं। इसको ऐसे अच्छा लगता है कि जल में विलय भस्म क्षार कहलाते हैं। क्षारक को बच्चे जब भस्म ज़्यादा लोग बोलते हैं, आप एल्किली बोलिएगा कि जितने इसको बोलिएगा बेसिस, जितने बेसिस हैं बेस हैं, एसिड बेसिस और सॉल्ट, जितने बेसिस हैं जो जल में घुल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एल्किली कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्लियर है। चलो अब मैं आपसे फिर से यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की बात पूछने जा रहा हूँ। सर बार बार पूछते रहते हैं कि बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी मतलब ये है कि फील करो साइंस को, हाँ ना कहो क्या दिक्कत है, अगर हाँ तो क्यों सोचो, ना तो सिर्फ सोचना। साइंस मतलब थिंकिंग, जितना आप थिंकिंग करते हो उतने अच्छे बालक हो, उतना बिल्डअप हो। भाई चंद्रयान 3 अपना जैसे हम लोग चंद्रयान 3 आपका हम लोग गया है, चांद पे गया है, तो क्यों गया होगा, वैज्ञानिकों का दिन है, वैज्ञानिक ने बहुत सारे इसमें वो लोग क्या किए, सोच रहे हैं, इस पर काम किए। अगर ऐसा नहीं सोचते तो बच्चे होता क्या। तो अभी तुम थोड़ा साइंस में हो तो साइंस को फील करो, सोचो उसके बारे में। चलिए, क्या सभी क्षार जो होते हैं बच्चे जी, सभी एल्किली जो होते हैं भस्म होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर सभी, हम यहाँ बात करेंगे सभी
जो क्षार हैं वो तो भस्म है, लेकिन सभी क्षारक जो सभी भस्म क्षार नहीं है, नहीं, यस और नो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जल में घुलेगा उसको ही ना बोलेंगे। तो इसको चलिए हम उदाहरण के माध्यम से इसको हम पूरा डाउट दूर करते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि धात्विक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड, और दूसरा लेते हैं मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, और एक अपवाद में ले रहे हैं बच्चे जी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चे जी धातु ना धातु है ना, ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, मेटल नहीं है, ये अपवाद में करता है। जो ये नॉन मेटल हो के भी बच्चे जी ये क्या करता है, ये देता है, ये गुण दर्शाता है, इसीलिए इसमें रखा गया है। तो अपने पास धात्विक ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए क्या होता है, ये सब के सब क्या बच्चे ये क्षार होते हैं, सबके क्षारक होते हैं, सबके सब भस्म होते हैं, क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अब बेस को चलो हम चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस आयरन Fe2O3, आयरन फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है बच्चे जी, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, से हम इसको बोलते हैं, तीन है तो फेरिक बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। ये बच्चे जी सभी के सभी, ये सभी सर आप इसका नाम कैसे बता रहे हो, ई ऑक्साइड ओ ऑक्साइड कैसे हैं। तो बच्चा जी आपको क्लास 9 से पढ़ाया गया था नोमेनक्लेचर। एक बार मुझे लगता है कि आपको ये मुझे क्लास लाने चाहिए थे, कोई नोट्स हैं। चलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, बहुत जल्दी आपके लिए भी करा देते हैं। देखिए ध्यान से, पिछले साल तो करा दिया गया था, इस साल भी मैं आपको ये चाहता हूँ करा दूँ, बेस क्लियर करा दें जी। ये क्या बोलते हैं इसको हम, बेसिक केमिस्ट्री, क्योंकि जब तक बच्चे को ये नहीं आएगा, देखिए ये वाला जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री का मतलब बेस, ये अगर पूरा पढ़ा दें आपको एक बार, हम थोड़ा सा इसके मैं जल्दी से लेक्चर आने वाला हूँ लेके, टेंशन वालों, तो वहाँ पर आप ये सब कर दी जाएंगे। वैसे 9th में जो पढ़े हैं बच्चे उनको तो थोड़ा सा तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो ये जल में नहीं घुल रहे हैं बच्चे जी, ये जल में नहीं घुलते हैं, तो ये क्या है बच्चे, क्षारक हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाले, और जो मैं दूसरा ले रहा हूँ, नहीं सॉरी, ये जितने इन्हें सब क्षारक हैं, ये सभी के सभी क्षारक तो हैं। अब इसमें से भस्म कौन कहलाएगा, तो इसमें से मैंने लिया सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको लिया गया, इसको लिया गया, कॉपर ऑक्साइड लिया गया, ये तो भाई आयरन तो गलेगा नहीं, जल में नहीं घुलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया गया हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब के सब क्या होते हैं, जल में विलय हैं, जल में घुले हैं। आपने पढ़ा कि जो जल में विलय भस्म क्या कहलाते हैं बच्चे जी, क्षार कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल क्षार कहलाएंगे, ये तो भस्म है ही हैं, ये भी भस्म है, लेकिन जल में घुल रहे हैं इसीलिए क्षार हैं। तो तुम बताओ जी, ये जो क्षार हैं तो क्या ये क्षार जो हैं ये भस्म कहलाएंगे, बिल्कुल। तो सभी क्षार भस्म हैं, सभी क्षार जो हैं भस्म तो ही हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है, क्योंकि इस भस्म यानी सभी जो बेसिस हैं वो एल्किलिन नहीं है। ऑल बेसिस एल्किलिन नहीं है, लेकिन एल्किली जो है बेसिस हैं, क्योंकि उनसे ही बन के आए हैं, जो उनमें घुल गया हुआ गया। और क्या देते हैं बच्चे जल में घुलने पर, OH- देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है पूरे डाउट्स आपके अब नहीं बचे होंगे। चले अब पढ़ते हैं भाई इनके केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस, क्षारक। अब इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं क्षारक के बारे में, जो बेसिस के जैसे इनमें केमिकल गुण है। तो यहाँ भी प्रश्न आंसर के साथ में है, तो सर ढक ले तो भी बेहतर, न ढके बचे तो मेरे बच्चे तो लिखने वाले नहीं है, सबको बता दिया कि पहले आप समझेंगे तो भी कुछ करेंगे। जैसे प्रश्न होता है कि क्या सभी धातुएं भस्म यानी सभी धातुएं भस्म से बेसिस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं क्या, ये सर नो। तो अब कहोगे सर नो, अब नो तो क्यों, सभी मेटल, मैं सभी धातुओं की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, तो कौन करता होगा, कौन हाइड्रोजन गैस करता है, ओनली फॉर आप कहेंगे एमॉर्फोटिक मेटल्स। एमॉर्फोटिक मेटल्स कौन कौन आते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयधर्मी धातुएं। उभय मतलब होता है मौजूद, कॉमन, दोनों में, दोनों चीज़ कर से, एम्फो मतलब भी दोनों होता है, बोथ होता है, जो दोनों करे, जो क्या सभी धातुएं बेसिस से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। भाई कुछ इसके पार्ट कट गए थे। देखिए सवाल ऐसा है कि क्या सभी धातुएं क्षारकों से या भस्म से रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं,
मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन दोनों देती हैं, तो आप कहते हो नहीं। आप क्या बोलते हो नहीं, क्यों? क्योंकि सिर्फ उभयधर्मी धातुएं जो होंगी वही ऐसा काम करेंगी, जो सॉल्ट भी देंगी और हाइड्रोजन गैस भी देंगी। जैसे कौन कौन देता है, तो आप याद कर सकते हो, SABPZ, 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 इसको याद रखना पड़ेगा, यही है। ये आप ऐसे याद रखें। एस से क्या होता है, टीन, SN। अब सर कुछ बच्चे को तो ऑफलाइन में ये फीलिंग आता हो, सर हमने तो क्लास 9 बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्लास 10 में से ही आकर टपक गए हैं। तो बच्चे जी आपको तो एलिमेंट्स के नाम याद करने ही पड़ेंगे। जब तक आप एलिमेंट्स के नाम याद नहीं करते हो तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने क्यों आते हो? जैसे मैं बोला हूँ कि आपको टेबल नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता है, गिनती नहीं आता है, तो क्या हम लोग मैथमेटिक्स बना सकते हैं? कुछ नहीं बना पाएंगे। वैसे ही बच्चे आपको साइंस में एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। क्लास 9 से दिया सिलेबस में, 9th बिल्कुल पढ़ते नहीं है बालक जी। फिर आप 11th में जाओगे, कुछ बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 12th में जाकर टपक जाओगे, 12th आपको समझ तो आएगा नहीं। तो S से SN, A से एल्युमिनियम, B से बेरिलियम और PB से लेड और Z से Zn। ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये पाँचों का पाँचों क्या है बच्चे जी, उभयधर्मी धातु हैं। ये अगर रिएक्शन करेंगे ना बच्चे जी बेसिस से, क्षारकों से, तो ये हाइड्रोजन गैस भी देंगे और सॉल्ट भी देंगे, बाकी लोग नहीं देगा। चलो अब इनके गुण पर है, तो गुण पर है। पहला गुण क्या पढ़ते हैं बच्चे जी, जब धातुएँ थी, जो क्षार जो होते हैं बच्चे जी, जो क्षारक जो होते हैं, अगर धातु से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल से रिएक्शन कर, तो रिएक्शन विथ मेटल्स, कौन? वही क्षारकों का। तो कुछ जल में अघुलनशील क्षारक जो होते हैं बच्चे जी, घुलनशील जो होते हैं क्षारक, क्षारक या क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक और एल्युमिनियम जैसी धातु से अभिक्रिया करके बुदबुदाहट के साथ मतलब उसमें कुछ बुदबुदाहट आती है, उसके साथ में बच्चे जी क्या देते हैं ये लोग, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो पहले आपने तो इतने लिख लेने हैं, इतना हो गया। हाँ सर, के साथ क्या देते हैं बच्चे जी, लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे पहले एग्जांपल है, आप मेटल लिए हैं, आप रिएक्शन कराते हैं कोई भी क्षार से या क्षारकों से, एल्किल लेते हैं जो जल में घुल जाएगा क्योंकि वाटर भी है, तो क्या देगा बच्चे जी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे मेटल में जेडन लिया जो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड ठोस अवस्था में है। एल्किलीज आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो जल में सोलूबल है, इसलिए क्यों, वाटर रही है, यहाँ पर बैलेंस भी कर दिया गया है। तो क्या बनाएगा, Na2Zn। देखिए भाई तो भाई यहाँ पर तो होगा विस्थापन अभिक्रिया, Na सोडियम जिंक से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, और उसके बाद बाकी जो इसमें के पार्ट बच गए, ये जल हाइड्रोजन गैस और लवण भी बनाएंगे इसमें से, तो ये लवण बन गया, लवण और हाइड्रोजन गैस, ये लवण है। इस लवण का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, Na2Zn, सोडियम जिंकेट, ये लवण है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला। एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम ऑक्साइड को, तो इस पर भी क्या हो रहा है, इस पर बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ दोनों बन रहा है, लवण और जल, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस। NaOH के वजह दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी है। चलिए नोट, अब ध्यान दीजिए एक बात पर, नोट आ गया तो ध्यान दें। क्या ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर ध्यान लिखा गया है, नहीं दिख रहा है क्या, वैसे भी नोट लिखे तो बात वही है, ध्यान दें। जितने अपने केस पर ऊपर वाले जो भी अपने रिएक्शन देखा, जो भी अपने स्थिति देखा, केस देखा, उसमें केमिकल रिएक्शन अलग अलग जिंकेट और एल्युमिनियम का मिश्रण बनेगी। सर ऐसा क्यों, एनसीईआरटी सिर्फ लिखती है कि यही बनेगा, नहीं बच्चे जी, अलग अलग बन जाता है। ये कभी क्लास बड़े क्लास में जाकर डिस्कस होगा, यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब अलग अलग देंगे, अलग अलग मिश्रण को बनेगी, और सभी धातुएं ऐसी अभिक्रिया दर्शाने के लिए क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, सभी नहीं करेंगी, कुछ मेटल होंगे जो उभयधर्मी होंगे वही करेंगे। क्लियर है? चले अब रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अब अगर हम अधातु से अभिक्रिया करें तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, इसको हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब जब क्षारक जब भाई अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यहाँ भी ये तो इस पार्ट का था, इसमें आपको नहीं लिखना है, इसका ये पार्ट है, मैं इसे घेर देता हूँ कि बच्चे को दिक्कत ना हो। चलो अब बच्चे जी क्या है, अपने बारह के जो भी बेसिस हैं अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके सॉल्ट और यहाँ पे जल बनाते हैं। ये ऊपर क्या बन रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ बन रहा है सॉल्ट और जल, वाटर बन रहा है।
अब अधातुक ऑक्साइड क्षारक लवण जल बनाएंगे। बिल्कुल स्टार्ट में आपको सब याद हो जाने चाहिए, सब रिवाइज करते करते लिखते लिखते रिएक्शन बनाते याद होने चाहिए। जैसे अधातुक ऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्षारक ले लो कोई भी विशेष, तो अपने क्षारक लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर और जल बनेगा। संगमरमर क्या है, लवण है, और ये क्या है, वाटर बन गया। इसे थोड़ी और इसे ले लो, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी बनेगा लवण और ये क्या बनेगा, जल, वाटर बनेगा ही बनेगा। रिएक्शन ही दर्शा रहा कि बनेगा। चलो अब ये जो उपरोक्त रिएक्शन है ये क्या दर्शा रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन यानी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शा रहा है। यानी कोई चीज़ अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यहाँ धात्विक ऑक्साइड और क्षारक मिलकर भी लवण और जल बनाते हैं, तो ये भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलो और एक बात याद रखिएगा, यह इस प्रकार के से यह सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि अधात्विक ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चा जी, नेचर में क्या होते हैं, नेचर में यानी प्रकृति में क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, एसिडिक होती है। उनकी प्रकृति एसिडिक होती है बच्चा जी। अपने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बेसिस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन करते हैं किससे बच्चा जी, अधात्विक ऑक्साइड से, तो ये अम्लीय बन जाते हैं। उदासीन होता है ना बच्चा जी, उदासीन हो गया, तो उदासीन होगा तो क्षार से अम्ल में आ गया, क्षारक से अम्ल बन गई है। क्लियर। चले सर बहुत दिन के बाद आए थे ना बच्चे, इसीलिए टाइम लग रहा था ना, इसीलिए टाइम लग रहा था, इतने अच्छे कंटेंट बनाने में टाइम लग रहे थे। ऐसा नहीं कि एकदम ख़त्म कराएंगे। और जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं बिल्कुल मत डरो ना, मैथ हो तो तुम धुआं छुड़ाया जाएगा। मैं तो ऑफलाइन में तो चल रहा है पढ़ाई, मैं ऑनलाइन वाले से बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वादा किया गया है तो ख़त्म भी किया जाएगा। आपको जितना कंटेंट पढ़ा उतना ही भरोसा कि उस पर रिवीजन कीजिए, करते रहिए, और कंटेंट अब हमको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर मैथमेटिक्स में आके वहाँ भी आपको फील दिलाया जाएगा क्या चाहिए होता है, मैं पूरा हाई लेवल तक आपने लेकर देखे भी हों कितने मस्त पढ़ाए गए, बहुत एडवांस लेवल तक। सिर्फ NCERT पढ़ा के हट जाना होता तो चैप्टर हम खत्म कर दिए होते कब का। चलिए, अधातुक ऑक्साइड नेचर में क्या होता है बच्चा जी, यह सवाल है, क्वेश्चन है कि अधातुक ऑक्साइड नेचर में हमेशा केवल अम्लीय ही रहेगा क्या। अभी अपने स्टेटमेंट पीछे लिखे आए हैं कि हमेशा अम्लीय ही होगा। ट्रू और फॉल्स बताना आपको। आपने अभी थोड़ा सा पहले पढ़ा कि अधातुक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय हो गए क्योंकि वहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया होती, तो क्या केवल हमेशा अम्लीय स्थिति में हो सकता है क्या, हाँ या ना। तो कुछ बच्चे कहेंगे फॉल्स, ना, तो सही है। अब क्यों सही देख लें, जैसे कि कहा नॉन मेटल जो भी हैं धातु ऑक्साइड हैं, जैसे वो क्या होते हैं बच्चे जी, वो अम्लीय भी होते हैं और इधर वो उदासीन भी होते हैं। और उदासीन कब होते हैं, जैसे आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन, जल को देख लीजिए, नॉन मेटल है ना इसमें, ये अधातुक ऑक्साइड है फिर भी ये उदासीन है। और ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी उदासीन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी उदासीन होता है। CU कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी उदासीन होता है। तो जब ये उदासीन होते हैं और अम्लीय होते हैं तो बच्चे ये हमेशा आप कैसे कह सकते हो कि अम्लीय भी होता है, उदासीन भी तो हो सकता है ना भाई। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जितने सारे आपको मैं प्रूफ दिया जा रहा है, आपके चाहिए। चलो सर मज़ा। चलो प्यारे वाला को कुछ आते हैं ऑब्जेक्टिव, लगता है कोई चैप्टर हो गया फिनिश। जैसे MCQ आ गया लास्ट में, समझ लो कि आपका काम हो गया। अब आपको धुआं छोड़ाना है इसके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जब आप तनुकरण करते हैं, तनु जलीय विलयन में आप निम्नलिखित में कौन सा मौजूद होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक HCl के जो तनु जलीय विलयन होता है, डाइल्यूट उसके होते हैं एक्वस सोल्यूशन, तो उसमें आपको क्या मिलता है, क्या क्या मौजूद होता है, जल्दी कीजिए। आपने पढ़ा था कि सर अम्ल जल में क्या देते हैं, H+ और क्लोरीन। तो H तो नहीं दिया है कहीं सर, H+ नहीं दिया तो स्थिर दी हाइड्रोनियम आयन दिया है, और क्लोरीन। और सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन में लिख लेना, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है क्वेश्चन का। चले इसको बताइए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ तनु अम्ल से उपचयित करने पर CO2 नहीं देगा, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी आपको कर लेने हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से, कौन इसमें जो बच्चे जी क्या है, तनु अम्ल उपचयित करने पर CO2 नहीं देगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चे जी बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे जी, स्केलेट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेट लाइम में बोलते हैं CO। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं, CaOH ट्वाइस।
अगला क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड, इसमें से कौन खनिज अम्ल है, इनमें से कौन खनिज अम्ल है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, चले, ये तो नहीं करूँगा मैं, मिलान खुद से कर लीजिएगा किसमें कौन सा अम्ल पाया था, बिल्कुल आप पढ़ के आए हो, ये होमवर्क है, होमवर्क ही रहेंगे। इसको बताइए, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन इसमें से इनकरेक्ट है? तो जब भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका डी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वेट थोड़ा सा बच्चे जी आप होमवर्क लेके जाइए, कुछ करके आइएगा, मज़ा आएगा, नहीं होगा तो डिस्कस किया जाएगा, अगले लेक्चर में डिस्कस होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चलो 5, 6, 7, बिल्कुल खुद से करना प्यारा वाला की, ये आपके लिए DHA है, होमवर्क है आपका। अभी अपने पढ़ के आता, सभी अम्ल जल में घुल कर क्या देते हैं, बिल्कुल आप पढ़ के आ चुके हैं, टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, एकदम आसान है, बिल्कुल आपसे हो जाएगा, हो सकता है। जल की अनुपस्थिति में पूछा है बच्चे, थोड़ा आराम से, जल नहीं है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको जरूर सॉल्व किए थी, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा खुद से। लेक्चर मानते हैं थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन बच्चे जी कंटेंट में बहुत आज कवर हुआ और बहुत डिटेल में हुआ, तो डिटेल में कोई टेंशन नहीं, कवर हम लोग को मेहनत करने दो ना, बच्चा इतना देर टीचर मेहनत कर रहा है आपके लिए कि बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए, अच्छी बात है। हम थोड़े थोड़े पढ़ा के निकल जाए, बच्चे को बार बार मेहनत करना पड़े, इससे बेहतर है कि टीचर ही खुद, क्यों ना हम मिल के भाई बहन, हम लोग बड़े भाई बहन सब लोग मिल के पढ़ते हैं। और आ रहा है आपके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार, तो बिल्कुल इस बार बहनों का त्यौहार है, भाइयों का भी त्यौहार है। यहाँ पर भाई इसमें रक्षा और बंधन, रक्षा मतलब होता है कि अगर एक बहन हमारे कलाई पे एक धागा बांधती है, मानता हूँ धागा है एक, लेकिन उसमें जब उसकी हम बात करते हैं उसकी क्वालिटीज़ की, क्या चीज़ है, तो एक भाई के लिए मतलब समझिए रक्षा सूत्र है, वो भाई को बहुत सुरक्षा करता है, वो भाई एक बहन की बना हुआ रक्षा सूत्र। तो भाई की भी ड्यूटी क्या बनता है बहन के प्रति, कि कभी बहन मुसीबत में है, तो कोई भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे माँ के ही पेट से जन्मी हो तो बहन हो सकती है और अदर मेरी बहन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। कोई भी लड़की आपको मुसीबत में देखती है तो बहन आपकी बिल्कुल कहला सकती है, उसको आप जरूर हिफाजत कीजिएगा। तो ये आपका धर्म बनता है कि एक बहन की रक्षा करना, तो ये रक्षाबंधन तो रक्षा ही करना है। और मिल के इस बार भी इंजॉय किया जाएगा, और हो सकता है कि लाइव सेशन उसका रखा जाए, अपने बच्चे आएंगे, भाई बहन आएंगे, सब लोग मिल के त्यौहार को मनाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। अपने तरफ से मैं कोशिश करूँगा बच्चे कुछ किया जाए, कुछ उनको मिठाई खिलाया जाए। चलो सर जी, आप बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितना होगा उतना ही आपके लिए कुछ सोच रहे हैं करने के लिए। ठीक है, कल शायद मनाना है, कन्फ्यूजन बना है बच्चों लोगों में कि आज भी कुछ लोग मनाएंगे, शाम में कल सुबह होगा, तो सुबह वाला भी हम लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी क्लास, सबका लेक्चर्स आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि पर्व त्यौहार आते हैं, हॉलीडे आ रहा है तो बिल्कुल पढ़ाई स्टॉप कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। धन्यवाद, लव यू सो मच। और आपसे बहुत बहुत प्यार है मुझे कि मैं आपकी, ये प्रेम ही तो है कि आपके लिए जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर लो, वो मेरे लिए उपलब्धि होगी। धन्यवाद।